ठीक है बेटा, अब हम लोग ना बात करेंगे आगे की। अब बात करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास है प्रोजेक्टाइल में बेटा, वो टॉपिक था हमारा क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम ग्राउंड के साथ, ग्राउंड से अगर हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड से अगर हम कोई भी बॉल को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्पेस में यानी कि एयर में विथ रिस्पेक्ट टू सम वेलोसिटी हैविंग सम इंक्लिनेशन विथ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उस केस में क्या होता था, कैसा प्रोजेक्टाइल होता, तो ये सारी चीजें हम लोग ने बात करी थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम दी कहां से, हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ कि आप सपोज करो आप एक बिल्डिंग के ऊपर में ऐसे मतलब चले गए, एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे आप है और आपने ना अपने दोस्तों के साथ में आपका एक दोस्त नीचे है, आपका एक दोस्त नीचे है, यहाँ पे कहीं पे आपका दोस्त क्या है, वो आपका दोस्त जो है वो कहीं यहाँ पे ऐसे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त जो है वो आप खड़ा है। आपने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, या सॉरी एक बॉल को आपने क्या किया, फेंका। ठीक है, तो बॉल जब आएगा तो आपके दोस्त के पास में क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्ट नीचे आएगा, नहीं ये इस डायरेक्शन में नीचे तो आना ही है, ग्रेविटी एक्शन में इस तरीके से आएगा और आपका बॉल दोस्त जो है वो नीचे में कैच कर लेगा, है कि नहीं है। मतलब आप अपने छत से अगर अपने दोस्त को अगर कोई बॉल या कोई भी सामान फेंक रहे हो ना, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली नीचे नहीं आता, वर्टिकली डाउन नहीं आता, जैसा कि हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी के केस में देखे थे, ऐसा नहीं होता। अगर हम हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी ऐसा अगर फेंक रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, तो उसके पास में कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाता है, उस वेलोसिटी के साथ में वो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा और उसी टाइम पे ये कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा अगर मोशन का डायरेक्शन देखोगे, अगर आप पूरा का पूरा मोशन का डायरेक्शन देखोगे तो ये मोशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा 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 का पूरा मोशन का डायरेक्शन। इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस कितना क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कुछ डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये HR डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और ये हाइट, बिल्डिंग की जो हाइट हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब हमें पता है कि अब हमें पता है कि जब हम कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, जब भी हम कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो वो बॉल के ऊपर में एक ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो कि बॉल को नीचे भी ला रहा होगा। तो कुछ हो क्या रहा होगा कि जैसे ये पेन का कैप है, ये पेन का कैप आगे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन क्या कर रहा होगा, वही पे जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ डाल खींच रहा होगा। तो जो जितना उसको आगे की तरफ जाना चाहिए उतना आगे जाके वो थोड़ा पीछे रह जाता है, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। एक जैसे स्टेयर केस आप देखते हो ना, आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हो, फिर ऊपर चढ़ रहे हो, फिर थोड़ा सीधा चलते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो। तो जैसे स्टेयर केस में आप देखोगे, ध्यान से देखना, आप इसको रिवर्स स्टेयर केस भी बोल सकते हो। आप स्टेयर केस में देखोगे तो स्टेयर केस में कुछ इस तरीके से हम लोग चढ़ते हैं ना, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, फिर वर्टिकल, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल, फिर कुछ वर्टिकल। तो इसको समझ लो कि आप रिवर्स स्टेयर केस में हो, आप पहले कुछ आगे चलते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर कुछ आगे चलते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर कुछ आगे चलते हो, फिर नीचे उतरते हो। इस तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन खरीद होता है। दूसरी बात है कि अगर अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो अगर आप पूरे मोशन के टाइम में देखोगे, इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो यू ही रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी। वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आपको पता है। मैं अभी अभी इसको रुक जाते हैं, हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू रहेगी, वर्टिकल एक्सेलरेशन जो रहेगा वो जी रहेगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पूरे वेलोसिटी मोशन के टाइम में ये जी रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ भी यू रहेगी और यहाँ पे भी ये जी रहेगी। इवन की बॉल जब ग्राउंड पे टच करेगा ना, जब वो कैच करेगा या टच करेगा, तब की भी बात अगर आप देखोगे, तब भी ये यू रहेगा और तब भी ये जी रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे मोशन के टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू रहेगी। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा 0 के बराबर में रहेगा। ठीक है,
उसके बाद आपसे पूछोगे कि सर जब बॉल थ्रो किया गया तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, आप बोलोगे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा 0 है। लेकिन उसी टाइम पे एक्सिलरेशन तो जरूर कुछ ना कुछ रहेगा, आप बोलोगे सर उस टाइम में जो एक्सिलरेशन रहेगी ए वाई इक्वल टू माइनस जी के बराबर में रहेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, अब हम आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ये हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आप और हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मिलके कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मतलब इस पूरे वेलोसिटी में ये पूरे पार्टिकल को ये पूरा पाथ ट्रेवल करने में या कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम। सर ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? ये डायरेक्शन वाइज देखो, बढ़ती वेलोसिटी मैंने उस दिन भी आपको बताया था ना, देखो अगर आप वेलोसिटी इक्वल टू लिखोगे तो क्या होता है, यू वाई माइनस ऑफ जी टी होगा। तो जैसे जैसे ये तो जीरो है हमेशा, इनिशियल तो जीरो था वाई डायरेक्शन में, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी वी वाई का है वो टाइम के साथ में बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ये आगे की तरफ न लग के वर्टिकल वेलोसिटी क्या लग रहा होगा, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये आप बोल सकते हो जीटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा होगा जैसे जैसे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा, मतलब बॉल जितनी नीचे आएगी उतना उसके पास में क्या रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा जितना नीचे। क्यों, क्योंकि ऊपर से आने में उसको उतना टाइम लगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना। और यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि आपका जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ ही, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के साथ ही है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा है तो जितना टाइम हवा में बॉल रहा उतना ज्यादा वेलोसिटी उसके पास में रहेगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए आप देखते होंगे, कभी भी गौर करना कि अगर जब आप फर्स्ट फ्लोर से कोई सामान को ड्रॉप करते हैं ना नीचे, जब आप फर्स्ट फ्लोर से कोई सामान ड्रॉप करोगे ना तो हो सकता है उसमें डैमेज कम हो सकता है उसके ऊपर में डैमेज कम हो, लेकिन वहीं आप जब थर्ड फ्लोर से सामान ड्रॉप करते हो तो उसमें डैमेज ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी ज्यादा होती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, मास तो वेरी नहीं कर रहा है, वेरी क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी वेरी कर रहा होगा, यानी कि जितना ज्यादा बॉडी के पास में वेलोसिटी होगा, बॉडी के पास में एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी, तो बॉडी के ऊपर में डैमेज भी उतना तो जोर का होगा। आ रही है बात समझ में बेटा? ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं? बस देखो मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन माइनस क्या बता रहा है, माइनस के साथ में हमको कंफ्यूज नहीं होना। मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप माइनस और प्लस से वेलोसिटी में या डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होना। माइनस और प्लस बस डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं या जिस डायरेक्शन में आपकी नॉर्मल मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट में ये वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है ना। बस वही बात करना है। माइनस से ये नहीं है कि आप जैसे क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि -1 अगर लिखा है और -2 तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इज ग्रेटर देन -2 होता है ना इसमें बच्चे। लेकिन अभी के अगर फिजिक्स में आप बात करोगे ना तो फिजिक्स में माइनस का मतलब है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है और उसके साथ में अगर माइनस आ रहा है तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ना कि उसके मैग्नीट्यूड में उसका कोई असर होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हुआ कि एक किसी भी बॉडी को एक पूरा रास्ता या पूरा पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? लास्ट वाले एग्जांपल में भी हम लोग ने बात करी थी, या लास्ट वाले केस में भी बात करी थी, जब हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल कर रहे थे उस केस में बात करी थी। जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि सर इस केस में हमें पता क्या है, हमें ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमें पता है, बिल्डिंग की हाइट हमें पता रहती है। तो हमें क्या पता है कि हम बोलेंगे कि वी नो वी नो वी नो वी नो डिस्प्लेसमेंट इन, हमारे पास में बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है हमें पता है कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसा कितना होगा, और ये क्या होगा इक्वल टू
हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो भी रहे आपके क्वेश्चन में उसके बराबर में, हाइट ऑफ टावर या आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग के बराबर में ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि सर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। यू आई की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर यू आई की वेलोसिटी 0 है और एस वाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग के बराबर, एच के बराबर। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू हाफ हाफ क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर के बराबर में। क्लियर है। तो अगर मैं लिखूं, और हाइट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने डाउनवर्ड को क्या लिया है, निगेटिव लिया है, तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस है, तो ये माइनस के साथ में ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में एच इज इक्वल टू क्या आ जा रहा होगा बेटा, हाफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो 2h/g। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू फॉर क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h/g के बराबर में। क्लियर है बेटा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में, कोई डाउट? नो सर। चलो अब हम बात करेंगे हमारे पास में बी केस में, जिसमें क्या है, जिसमें है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप जब हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करोगे या चर्चा करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस करेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेट क्या करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके सर, ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 था, ठीक है सर। यू एक्स की वैल्यू यू हो जाएगी और ये हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं बोल देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एच आर से, इक्वल टू यू इंटू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2h/g के बराबर में। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज एच आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g। क्लियर बेटा। ये मेरा क्या आ गया, यही मेरा हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू। यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया, हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। थर्ड जो हम लोग निकालेंगे, थर्ड केस, थर्ड वैल्यू जो हमें हमारे जरूरत है वो है वेलोसिटी एट एनी टाइम। थर्ड केस यानी कि थर्ड केस क्या है, ये है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। वेलोसिटी एट एनी टाइम t के बराबर में। किसी भी टाइम t पे अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो आपको पता है कि आपने बोला कि सर हमें पता है एक बात कि सर जो ये v वेलोसिटी है ये होता है vx i कैप प्लस vy j कैप के बराबर में। होता है कि नहीं होता, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो आप ये लिख सकते हो कि सर vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर आप vx इक्वल टू लिखोगे तो आप बोलोगे सर vx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बोलूंगा बेटा आप इसको लिख सकते हो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी के बराबर में। ठीक है। सिंस हमारे पास में ax की वैल्यू क्या है बेटा, ax की वैल्यू 0 है, ax की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट projectile velocity will remain constant, in x direction। हाँ कि ना बेटा। अगर आप चलिए
तो जब हम लोग ने ये बात कर लिया कि पूरे क्या बोलते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल के टाइम में वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास में अब आएगा कि सर एक तो आपने ये निकाल लिया, दूसरा आप सर मुझे ये निकाल के बताओ वाई डायरेक्शन का क्या केस रहेगा। तो मैंने बोला वाई डायरेक्शन का अगर हम चलेंगे बेटा, तो वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वाई डायरेक्शन में v इज इक्वल टू बात करेंगे तो मुझे पता है कि वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे सर यू आई प्लस ऑफ ए वाई इंटू टी। ओके, अब यू आई की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में, 0 थी, तो 0 हो गई। इसका मतलब कि सर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर वी वाई इज इक्वल टू ए वाई इंटू टी। अब ए वाई की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, माइनस जी के बराबर में थी, तो माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब कि अगर आप किसी भी टाइम पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, वी वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप इसको लिखोगे यू एक्स आई कैप माइनस जी टाइम्स ऑफ जी जे कैप। ठीक है ना, माइनस जी टाइम्स ऑफ टी जे कैप। ये क्या हुआ, किसी भी टी टाइम पे अगर आप अपने पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से उस पार्टिकल की वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? चलो, अब बात आती है कि सर आपने तो ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप अगर इसको आप अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंपल से यूएक्स तो यू ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ, जी और टी। हमें पता है कि सर आपने अभी जस्ट, हम लोगों ने अभी बेटा जस्ट कैलकुलेट किया था कि टी इज इक्वल टू होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर टी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 2h/g के बराबर में। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन में टी की वैल्यू मैं पुट कर दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं तो निकल जाएगा। तो आपने बोला यस सर निकल जाएगा, मैं बोला चलो ठीक है बेटा। तो देखो मैंने बोला वी वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस, मेरे पास में क्या आ गया, जी इंटू, तो आ गया रूट अंडर 2h/g इंटू जे कैप। आगे कि नहीं आ गया? चलो, तो मेरे पास में इसी के साथ में हमारे पास में एक और आ गया कि सर वी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं यू आई कैप, और जी को मैं अंदर ले जाऊंगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट के कैंसल आउट करके मेरे पास में ये आ जाएगा रूट अंडर 2g/h/j कैप। क्लियर है? सर ये तो सबके लिए है ना जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आपने पूरी वेलोसिटी, मतलब जब वो लैंडिंग के टाइम की बात होगी तब की वेलोसिटी है कि अगर आप लैंडिंग के टाइम में उसको ऊपर निकाल दोगे। अगर किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी निकालनी है तो इसमें आप बस टी की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके सर। टी की वैल्यू मैंने क्या बोला, जब टी इज इक्वल टू रूट 2h/g होगा, मतलब कि आपने जब पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया, जब बॉल जो है वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया है, उस टाइम में बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, तब की वेलोसिटी मैंने निकाली है। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए कि वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, चलो अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में जो हमें कंसर्न है, टॉपिक ऑफ कंसर्न है, वो है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। अच्छा, आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ना है ना बेटा? ओके ठीक है, हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, ताकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे कम से कम नेक्स्ट क्लास में आज इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी निकालना चाहते हैं और ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को भी सर दो पार्ट में ब्रेक कर दे, तो अगर आपके पास में नेट डिस्प्लेसमेंट हो तो आप बोलोगे सर एस वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। अगर आप एस एक्स की वैल्यू की बात करोगे तो एस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एस एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर में आ जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ एस वाई की वैल्यू लिखूं तो आप बोलोगे सर एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी माइनस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सॉरी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास में एस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपके पास में एस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यू एक्स
टी के बराबर में, और यहाँ से आपके पास में एस वाई की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर में, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर में। आप बोलोगे कि सर जब अगर मैं किसी भी टाइम टी के इक्वेशन में लिखूं, अगर मैं किसी भी टाइम टी के इक्वेशन में लिखूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एस एट एनी टाइम टी, एस टी मतलब क्या हुआ, एस एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूं, तो उस केस में यू टी हो जाएगा और माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जे कैप में और ये हो जाएगा अपना आई कैप में। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहीं पे पूछूं आपसे, यही मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जब वो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड पे पहुंचा तो कितना होगा, तो मैं अगर आपसे पूछ दूं क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी व्हेन इट रीच एट ग्राउंड लेवल, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी when reach at ग्राउंड लेवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेन, जब भी वो कहाँ पहुंचे, ग्राउंड लेवल पे पहुंचे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे सर ग्राउंड लेवल पे बहुत ही सिंपल है, अभी आपने खुद बताया है सर, अभी आपने खुद बताया कि सर आप इसको कर लोगे यू टी आई कैप माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो इससे क्या आपको बोलना है कि सर अगर आप टी की बात तब की कर रहे हो ना जब टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2h/g के बराबर में, ठीक है। इसका मतलब कि आप बोलोगे सर मैं एक काम करती हूँ, आप इसमें u इंटू क्या कर दो, u इंटू इसको वैल्यू पुट कर दो। मैं बोला ठीक है बेटा पुट कर लीजिए आप, तो u इंटू क्या हो जाएगा 2h/g आई कैप माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, अंदर रूट क्या आ जाएगा ये सीधा, तो मैंने बोला ठीक है बेटा अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा g की g और ये आ जाएगा 2h/g, क्योंकि टी स्क्वायर है तो g से g कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और ये j कैप आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी ग्राउंड लेवल पे पहुंची है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे u इंटू 2h/g और माइनस ऑफ h j कैप के बराबर में। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत इसको समझने में? क्लियर है? चलिए अब जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के साथ साथ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसके लिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी तक समझ में आ रहा है? ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया पूरे पार्ट में, दोनों केस में? ठीक है चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो, और अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग उस टाइम में क्लियर करेंगे। देखो बेटा मुझे जो अभी तक आपको लगा, मतलब आपसे आपकी क्लास में लगा ना कि आप निगेटिव एंड पॉजिटिव को लेके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ऐसा है क्या? सर बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन ऑफ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो खुद से? यस सर थोड़ी बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। अब इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। सबसे पहले कि वो मतलब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये u था, इसका मतलब ये किसी न किसी थीटा एंगल पे था और ये पूरा पाथ ऐसा प्रोजेक्टाइल हुआ। अब बात करना ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ, मैं जो लिखा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब जो ये इलिप्टिकल पाथ ही ट्रेवल किया ना, इसका इक्वेशन क्या होगा?
और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। अगर स्कूल लेवल में शायद आपके टीचर उतना ना पूछे, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने कंपटीशन के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो फ्रेमिंग कैसा करता है क्वेश्चन का। क्योंकि स्कूल वाला क्वेश्चन जो रहता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, लेंथी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन 10 पेज का रहेगा, सॉल्यूशन उसके 2 पेज भी मुश्किल से कंप्लीट होंगे, लेकिन क्वेश्चन वो 10 पेज में बना के देते हैं लंबा चौड़ा, क्योंकि टीचर को भी दिखाना रहता है प्रिंसिपल को कि हमने काम किया है, इतना क्वेश्चन टाइप किया है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास में अगर हल्का सा भी अप्रोच दिखे, हल्का सा भी, मैं बताऊंगा कहाँ पे इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको हल्का सा अप्रोच दिखे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लग सकती है, तो आप आराम से बिंदास तरीके से उस क्वेश्चन में लगाना और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आप उसमें कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो बात आती है फिर से कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है क्या। तो मैंने बोला बेटा, आप जब एक सर्कल में घूमते हो तो उस टाइम में आप पाथ कैसा बनाते हो, सर्कुलर पाथ बनाते हो। जो आपका पाथ है, जो रास्ता है, उसका कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। आप जब स्ट्रेट लाइन में चलते हो, स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जिस भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करते हो, उस मूवमेंट का एक पर्टिकुलर शेप होता है, उस शेप का एक इक्वेशन होता है। चाहे जैसे स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आपका सर्किल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इक्लिप्स में आपका पाथ है, जैसे अर्थ जो है अगर जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो एक इलिप्टिकल पाथ का चक्कर होता है, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ वहीं से आया हुआ है। तो उसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो एक क्या होता है, एक वो इलिप्टिकल पाथ का सर्वे, इलिप्टिकल पार्ट वो कवर करता है। तो इलिप्टिकल पाथ का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अलग अलग पाथ के अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन। उस सारी इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब जो भी रास्ता कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल करता है, तो उसका जो पाथ होता है, उस पाथ का जो इक्वेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमें पता है कि ये जो पाथ जो बॉडी ने लिया है, ये जो बॉडी ने पाथ लिया है, ये कौन सा पाथ है। तो आपने बोलना है कि सर ये जो पाथ है ये क्या है, ये पैराबोलिक पाथ है। कौन सा पाथ है बेटा, आप बोलोगे कि सर ये है पैराबोलिक पाथ। यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। आपने बोला कि सर कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन चलता है, एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चलता है और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक में ये एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डिस्टेंस बॉडी ने चला, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में ये बॉडी कितना चला, वाई डिस्टेंस चला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि let us assume that particle traveled x in पार्टिकल ट्रेवल, कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, x in, यार पानी नहीं रखे, x in x डायरेक्शन एंड y in y डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल कितना चला, x डायरेक्शन में और y चला y डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो कितना टाइम लिया, तो मैंने बोला सर इन टाइम t। कितना टाइम लिया बेटा, तो आपने बोला कि सर इन टाइम t, ठीक है सर। आपने ये भी बोल दिया सर कोई बात नहीं, इन टाइम t में इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं लिखूं कि एस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एस एक्स इक्वल टू आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा सर। तो अगर मैं यू एक्स की वैल्यू लिखूं, तो मैं बोल रहा था कि ये वेलोसिटी कितनी है, यू के बराबर इन्होंने थ्रो किया था, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मैंने अगर रिजॉल्व कर देता हूं इसको, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यही सिमिलरली यहाँ पे कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। इसका मतलब कि मैं अगर यू एक्स इक्वल टू लिखूं, तो यू एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर यू एक्स इज इक्वल टू लिखूंगा यू कॉस थीटा के बराबर में। क्लियर है बेटा। और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के अलोंग में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि आपके पास में एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी।
और जो ये एस एक्स है ये किसके बराबर में है, तो ये एक्स के बराबर में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स के बराबर में है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर। आई बात समझ में? यस और नो? ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ एक हो गया, सेकंड में लिखूं सिमिलरली, अगर मैं इसको लिखूं कि एस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमें पता है कि सर जो ये यू आई की वैल्यू है, यू आई की वैल्यू है ये किसके बराबर में है, आप बोलोगे सर ये जो यू आई है ये है यू साइन थीटा के बराबर में। ओके। और ए वाई क्या है, आप बोलोगे सर ए वाई जो है वो माइनस जी के बराबर में है। इसका मतलब, और एस वाई किसके बराबर पे है, एस वाई जो है ये वाई के बराबर में है। और ये जो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर के बराबर में। आ रही बात समझ में बेटा? सॉरी ए वाई की जगह पे मैं जी लिखना भूल गया, तो ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर में। ठीक है सर। अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, अगर मैं बेटा इस इक्वेशन से देखूं, इस इक्वेशन से मेरे पास में एक चीज निकल के आ सकता है कि अगर मैं टाइम लिखूं t इज इक्वल टू लिखूं, आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है चलो, तो मैं क्या पुट करूं, मैं क्या करूंगा, इस जहां जहां मेरे पास में ये t दिया हुआ है ना, जहां जहां ये जो t दिया हुआ है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x अपन यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में y इज इक्वल टू लिखेंगे, तो मेरे पास में आ गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। और t इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू लिखूंगा सर u cos थीटा अपॉन u cos थीटा, सॉरी गलती कर x t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको इसकी इक्वेशन में। क्या कर रहा हूँ, पुट कर देता हूँ मैं इसको इस इक्वेशन में। तो जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा तो रहेगा ही, t की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर t की जगह पे u cos थीटा x अपॉन यू cos थीटा। ओके सर, माइनस हाफ g तो रहेगा सर, अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, कहीं ना कहीं बन क्या रहा, यू से यू क्या हो जाएगा बेटा, यू से यू हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x टेन थीटा। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा, तो बोलोगे सर एकदम लिखेंगे। और अंदर में क्या था, अंदर में तो बन ही गया था, अंदर में वैल्यू जो है वो क्या बन रहा है कि माइनस हाफ अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में, माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब थोड़ा बढ़िया चीज है कि मैं क्या कर रहा हूं इसमें से, इस पूरे में से एक्स टेन थीटा को, अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अगर आप रेंज का फॉर्मूला याद हो बेटा, आपको रेंज का फॉर्मूला मुझे बता सकते हो बेटा, रेंज इक्वल टू क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में, प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज इक्वल टू क्या था, मुझे बता सकते हो? सर आपने लिखवाया था यू स्क्वायर साइन थीटा बाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, परफेक्ट। और अगर मैं ये मेरा क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया। ओके, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूं बेटा, एक और काम करूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर बाई जी है ना, और यहाँ पे भी मेरे पास में कहीं ना कहीं क्या है, यू स्क्वायर बाई जी है। तो अगर मैं यू स्क्वायर बाई जी को रिप्लेस कर दूं आर अपॉन साइन टू थीटा से, कर सकता हूं? आप बोलोगे सर कर सकते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बस लेके जा रहा हूं इस वैल्यू को पुट, मैं इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, तो ऐसे ही रहेगा, जी ऐसे ही रहेगा सर।
सॉरी जी तो ऐसे हट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास में ये हट के निकलेगा क्या, तो यहाँ से एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है सर। यू स्क्वायर बाई जी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा आर और वो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या चला जाएगा साइन 2 थीटा, ऊपर में चला जाएगा साइन 2 थीटा। अब अगर मैं बस इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करता हूँ साइड में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बार बार इस चीज को नहीं लूंगा, बस इसको देखो, इसको फोकस करो। तो एक्स स्क्वायर, अब ये हाँ 1/2 भी है, 1/2 भी बाहर ले लेते, तो एक्स स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते, तो आप बोलोगे सर ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर में, और अपॉन में क्या है सबके अपॉन में है आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे में बचा क्या बेटा, बताओ नीचे में क्या बचा मेरे, तो नीचे में मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा ना। या इसको अगर आप ये पूरे को सही से, इस पूरे को सही से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे यहीं पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे पास में साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या बचेगा मेरे पास में, बताओ। आप बोलोगे सर नीचे में बचेगा आर अपॉन कॉस थीटा। बचा? क्लियर है कैसे मैंने किया, या फिर से इलेबोरेट करके बताऊं? सर ठीक है, तो अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि मेरे पास में क्या बचा एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर। इसका मतलब कि मैंने इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने सर इसको कन्वर्ट कर दिया है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय आर के बराबर। आपने बोला सर ठीक है एक काम करिए, ये टेन थीटा को बाहर ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है बेटा इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आ रहा है x टेन थीटा इंटू 1 माइनस क्या बचेगा x बाई आर। एक ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने इससे जिसको निकाला था वो है मेन, ये क्या है y इज इक्वल टू, ये भी था x टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों जो है मेरे पास में क्या है बेटा, ये दोनों जो है मेरे पास में इक्वेशन ऑफ ये दोनों जो है मेरे पास में बेटा ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए, पहले से ही आपको पता था? सर नो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, यानी कि ऐसा प्रोजेक्टाइल जो कि हम लोग किसी भी हाइट से, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस केस के लिए अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल निकालना तो आप लिखोगे केस टू और लिखोगे EOT फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस 2। नोट बना रहे हो ना आप बेटा? ठीक है, तो केस 2 में लिखेंगे हम लोग, केस 2 में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। EOT फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है बेटा, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बोला था, एक बिल्डिंग के ऊपर हम चढ़ जाएंगे और वहां से बॉल फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल में, उसके पास में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी और बॉल आगे की तरफ जाएगा और नीचे टकराएगा। बस यही था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। इसमें भी हम लोग ने बोला कि सर हमें बताइए इसका भी इक्वेशन, क्योंकि ये भी तो कोई ना कोई पाथ ट्रेवल करेगा। मैंने बोला हाँ बेटा एकदम ट्रेवल करेगा सर, इसकी भी कुछ ना कुछ वो रहेगी वेलोसिटी, इसकी भी कुछ ना कुछ ट्रेजेक्टरी रहेगी, पाथ की ट्रेजेक्टरी रहेगी, बोला एकदम रहेगी। तो सर मुझे वो कैलकुलेट करना, मतलब ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे हो? हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था ना आज ही की क्लास में पहले में, कि सपोज करो कि आप अपने घर के छत पे चले गए हो, ठीक है, और आपका जो दोस्त है ना वो नीचे में खड़ा है और कोई मान लो आप उसको, आपको नोटबुक तो नहीं, कुछ ऐसा चीज देना, बॉल जो है क्रिकेट बॉल जो है उसको देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने छत पे खड़े होकर ऐसा फेंकोगे हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो जब वो हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा तो वो एकदम वर्टिकली नहीं आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस लेके आएगा,
एक ऐसा डिस्टेंस है, रुको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट टाइम दे दो, चल जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब PHE। चलो बेटा, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये देखो, अब मैंने क्या किया, अब कैनन पर, हाँ मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से देखना ध्यान से, मैं थोड़ा इसको स्पीड स्लो पहले ही कर दे रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखना, मैं 2-3 बार प्ले करूंगा। अब देखो, देख रहे हो ना? अभी इस केस में एक सेकेंड बेटा, रेसिस्टेंस यहाँ तो था, उसको वो कहाँ चला गया? एक मिनट, देखो मैंने क्या किया, एक 10 मीटर की हाइट का एक, मैंने समझ लो कि एक टावर है ये, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, एक टावर है, और ये एक हॉरिजॉन्टल, हम खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक आता था, वो आज दिख नहीं रहा है मेरे को, फुटबॉल, ठीक है। दिख नहीं रहा, वो वेलोसिटी डायरेक्शन बताता था ना, वो दिख नहीं रहा मेरे पास में, पता नहीं ये पूरा अपलोड लोड नहीं हो पाया है। तो देखो, इस बस ध्यान से देखना, जब इस पाथ को आप ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से, कि जैसे ही मैं देखूं तो देखो इसके पास में क्या है ना, कि यहाँ पे इसके पास में कुछ ना कुछ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है, जो कि यू वेलोसिटी थी, और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब मैंने इसमें क्या किया, कैनन बॉल है, कैनन बॉल मतलब कोई भी बॉल समझ लेते हैं हम लोग इसको, और मैं क्या शो कर रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर, फोर्स तो अभी हमको नहीं पढ़ना, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की। अब इसको ध्यान से समझ देखना बेटा, अगर आप इसको फिर से देखोगे, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोनों दो बॉल आ रहे हैं एक साथ में, एक देख लो, ये जो येलो वाला है ना, ये हमेशा क्या बता रहा है, ये हमेशा एक्सीलरेशन वेक्टर बता रहा है, मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, हमेशा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है कि एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, ठीक है ना। फिर से अगर आप इसको देखोगे, फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते, देखो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल जो येलो कलर, सॉरी ग्रीन कलर में जो है, ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बता रहा है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रीन कलर है, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी। तो जब आप पूरे मोशन के टाइम में देख रहे हो, पूरे मोशन के टाइम में देख रहे हो, तो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला ग्रीन है, वो एक कांस्टेंट है, उसके ऊपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो एक हॉरिजॉन्टल वाला ग्रीन है, उसके ऊपर में क्या हो रहा है, उसके ऊपर में आप देखोगे कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके ऊपर में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो वर्टिकल ग्रीन है, उसके ऊपर में चेंज हो रहा है, उसके ऊपर में चेंज हो रहा है, देखो ना। अब एक्सीलरेशन वेक्टर एंड कंपोनेंट, देखो अब ध्यान से देखना, बस देखते चलना, जो मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, देख रहे हो, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ग्रीन है ना, वो कोई चेंज नहीं कर रहा, वो ऐसे ही है, लेकिन लेकिन आप देखो, जो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रीन है ना, वो कितना छोटा दिख रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी दे, मैंने वही बताया था ना, कि टाइम के साथ में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे, तो ये देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, ये क्या हो रहा है, ये ग्रीन वाला ओवरटेक कर रहा है, देखो, जब ये ग्राउंड में टकराएगा तब इसकी एक्सीलरेशन कम होगी, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इस टाइप की वेलोसिटी को क्या बोला है। अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में तो एकदम नॉर्मल था, स्टार्टिंग में क्या है बेटा, स्टार्टिंग में तो ये एकदम नॉर्मल है, देखो दोनों को देखो,
जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भैया रिमेन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पूरे रास्ते में कांस्टेंट रहा। लेकिन यही दोनों पोजीशन पे देख लो, जब बॉल यहाँ पे है, जब बॉल एकदम कैनन के ठीक बगल में है तब की वेलोसिटी देखो वर्टिकल डायरेक्शन की, और जब बॉल थोड़ा सा आगे है तब की वेलोसिटी की, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, दोनों में डिफरेंस आपको यहीं पे पता चल जा रहा होगा कि जो जब बॉल जस्ट कैनन से बाहर निकला तब वेलोसिटी कम है वर्टिकल डायरेक्शन की, लेकिन जब बॉल थोड़ा और आगे चल गया कि थोड़ा और टाइम उसने ट्रेवल कर लिया है तो उस टाइम में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि जीटी टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जीटी टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसको बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? ओके सर। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए अभी, कि अभी भी सर ये चीज समझ में नहीं आया। सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को बोल रहे हैं फिर? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैं नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है, ये कैसा दिख रहा है, ये जो कैनन का जो आउटपुट है ना, जहां से बॉल बाहर निकल रही है ना, वो कैसा है, वो हमारे ग्राउंड्स के ठीक पैरेलल में है ना। देखो मैं जब यहाँ से कैनन छोड़ रहा हूँ तो इस तरफ फास्ट हो गया, यहाँ से, हाँ जब मैं यहाँ से देखो, यहाँ से जब मैं कैनन छोड़ रहा हूँ, हैंग हो गया, देखो जब ये कैनन छूट रहा है ना तो ये लगभग क्या लग रहा है, लगभग ये कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसका वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है वेलोसिटी। यहीं पे अगर मैं कैनन को थोड़ा सा घुमा दूं, इस तरफ घुमा दूं, अब जो देखो, अब इसकी अगर मैं वेलोसिटी डालूं, अब जो इसकी वेलोसिटी डालूं, तो ये आपको देख रहे हो ना दोनों में, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी, यहाँ देख लो, इसकी वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी। कैसा होगा, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, एक वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। देख लो ना यहाँ पे देखो, इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है, एक्सेलरेशन अभी नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मतलब कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कैसी है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी नहीं है। टाइम के साथ में एक्सीलरेशन के इफेक्ट के अंदर में उसके पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों आ जा रहा है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। अब तो क्लियर है ना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा मतलब है कि जब बॉल मैंने जब उसको फेंका उस टाइम में उसकी वेलोसिटी जो थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, लेकिन सिंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर में ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन डेवलप था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो उसके ऊपर में एक वेलोसिटी बना डेवलप कर देता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। यानी कि लेकिन इनिशियल में कैसा था, इनिशियल में जो था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। यही बात मैंने अपने क्लास के आज के क्लास के पहले लेक्चर में भी लिखाया था आपको शायद। यहाँ देखो बेटा, आप इस पे फोकस करो, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा रखा है कि ux इक्वल टू यू, यानी कि ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, 0 है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है ना? मतलब कि जब अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। हम लोग के पास में टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम का टेंशन ना लो, ठीक है? टाइम की मेरा काम है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना, ठीक है? आप टाइम का टेंशन नहीं लेने का। क्या बेटा? सर ऐसे कोई वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होता है? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होता है? पूछो कौन सा होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल? यस सर। कौन सा? जो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन पढ़ा था, मोशन अंडर द ग्रेविटी, उस केस में हमने बॉल को कैसा फेंका था, वर्टिकली अप फेंका था, मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन वेलोसिटी दिया था जो उसको ऊपर लेके जा रहा था, और कोई वेलोसिटी नहीं दिया था। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन वो हो क्या गया था, वन टी मोशन हो गया था, उसके अंदर में कोई, क्योंकि हम लोग ने क्या कंसीडर नहीं किया था, हम लोगों ने एयर ड्रैग को कंसीडर नहीं किया था। अभी के क्लास में 11th क्लास में एयर ड्रैग नाम की कोई चीज नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग लोगे तो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, लंबे लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बनती है ना, उसमें आपको एयर ड्रैग लेना पड़ता है। उस केस में जो मोशन होता है ना, वो 2D मोशन हो जाता है। लेकिन अभी के केस में बच्चों का जो माइंड है ना, उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं ले पाएगा, इसीलिए एयर ड्रैग हटा दिया गया। तो जो वर्टिकल हम थ्रो करते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं मोशन इन 1D, जो कि ओरिजिनल में मोशन इन 1D नहीं रहता, वो होता है 2D।
लेकिन हम लोग स्टडी में उसको कंसीडर कर लेते हैं कि सर कोई फ्रिक्शन एयर ड्रैग नहीं है, इसलिए वो मोशन इन 1D है। आई बात समझ में? तो होता वो भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ही है, होता वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है, लेकिन हम लोग पढ़ते उसको कैसे, क्योंकि देखो कभी ऐसा हुआ है, कभी अगर ओरिजिनल में भी बेटा आप फील करना कि आप जब भी कोई भी बॉल को ऊपर थ्रो करते हो ना, तो वो ऐसा जाके ऐसा आता है, ऐसा जाके ऐसा आता है, कुछ ना कुछ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करता है हवा की वजह से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सीधा फेंका और सीधा आप, मतलब आपने नाक की सीधी में उसको फेंका ऊपर और नाक की सीधी में नीचे आ गया हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? नो सर। कभी नहीं ना हुआ। मतलब वो हमेशा क्या हुआ, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, जैसे उसके ने दो डिस्टेंस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो 2D हो गया। लेकिन हम लोगों आपके टाइम आपका हम लोगों का 11th और 12th के बच्चों का कैलकुलेशन अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका अभी नहीं सीखा है, इसीलिए उनको नहीं पढ़ाया जाता है अभी। लेकिन जैसे ही आप आगे की क्लास को जाओगे और अभी के मैथ चीज को आप समझ लोगे, तो आप आगे की चीजों को आसानी से समझ पाओगे और तब आप सॉल्व कर पाओगे ये सारी चीजें। तो अभी की क्लास बिंग के लिए आपको जो वर्टिकल मोशन है वो आपको मोशन इन 1D ही कंसीडर करना रहता है, हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो इस इक्वेशन को जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, क्या सिंपल सी बात थी सर? तो सिंपल सी बात ये थी कि एक मेरे पास में ऐसा कोई टावर है, इस टावर पे मैं खड़ा हो गया, क्या हो गया, मैं खड़ा हो गया। अब जब इस टावर पे खड़ा हो गया तो मैंने यहाँ से एक बॉल फेंका, बॉल को मैंने क्या दे दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अरे अरे इसको डिलीट, बॉल को मैंने क्या दे दिया बेटा, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। जो बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दिया तो बॉल ने बोला, बॉल अपना रास्ता कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ समय के बाद में ये हॉरिजॉन्टल में एक्स डिस्टेंस चला, एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला, और वाई डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में ये वाई डिस्टेंस चला, ठीक है सर, ओके। उसका मतलब यहाँ पे मेरे पास में फिर वही बात है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, फाइनल वाई डायरेक्शन में मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में 0 है और वाई डायरेक्शन में क्या है -g है, ओके सर। तो मैं बोलूंगा कि ये जो एस एक्स है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है एक्स डायरेक्शन में किसके बराबर में है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स के बराबर में है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू uxt प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगी। सिंस ए एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो मैं बस रहने दूंगा कि सर ये इसकी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सर यू एक्स इंटू टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे हम लोग। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है बेटा वाई डायरेक्शन में निकालो, एक्स वाई जो है ये वाई के बराबर में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यू वाई इंटू टी माइनस प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए वाई ऑफ टी स्क्वायर। आपने बोला कि सर ये यू वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है सर ये रहने देते हैं, और ए वाई की वैल्यू -g के बराबर में है, ये -g के बराबर में है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है सर कि जो y डायरेक्शन है, और ये -y डायरेक्शन हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूँ क्या वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस यानी कि मेरे पास में y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ ऑफ gt स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे पता है कि इक्वेशन नंबर 1 से मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे पता है कि क्या पता है कि t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू एक्स के बराबर में, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन यू एक्स के बराबर में। हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे क्या आप? नो सर। ओके, मुझे लगा माइक आपने ऑन किया, ठीक है बेटा। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं ये t की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू थी हाफ gt स्क्वायर के बराबर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा हाफ g, t की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास में जो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ रहा है 2D मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, ये आ रहा है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है बेटा, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन, किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला का। तुम अरे तो यू cos थीटा नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते बेटा,
u cos थीटा। कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बोला? u cos थीटा कब लिखते थे? जब हमारे पास में दो इस तरीके से, मैं जब इंक्लाइन पे प्रोजेक्ट करता था एक बॉडी को और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से जो बॉडी आ रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में यू ही बना रही है, तो यू cos थीटा कोई एंगल बना ही नहीं है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है, तो पैरेलल में एंगल क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए मैं यू cos थीटा की वैल्यू पी अगर रखोगे तो थीटा इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यू के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए मैं नहीं पुट कर सकता उसको, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन में उसके पास में वेलोसिटी है, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है, ओके सर। चलो, तो ये इसी के साथ में हमारा जो है वो साइड से प्रोजेक्टाइल खत्म होंगे। क्वेश्चंस अगर मेरे पास थोड़ा टाइम रहता तो मैं थोड़ा क्वेश्चन करवा लेता एक दो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने इतना भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस के लिए मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन करूंगा, फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। उसी में रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, फिर रेनमैन प्रॉब्लम, फिर रिवर एंड स्विमर का प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग उस दिन समझेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? एंड करूं क्लास आज की? यस सर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।